बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल सितारा शाम जिसकी राइटर हैं अमना रियाज, उसकी ये 40वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। तीसरे रोज़ मावा जन्नत बीबी की हवेली जाने के लिए तैयार खड़ी थी। ये सुबह के 11 बजे का अमल था। तेज़ चमकीली धूप ने हर तरफ पहरा गाड़ दिया था। समीना ने देखा मावा बेहद संजीदा और लाताल्लुक सी दिखाई दे रही थी। उसने स्याह जीन्स पर ब्राउन कुर्ता पहना था। ब्राउन ही लेदर बैग दाएं कंधे पर लटक रहा था। सनग्लासेस उसके एक हाथ में थे, जबकि दूसरे हाथ में पकड़े मोबाइल पर वो तेज़ी से मैसेजेस टाइप कर रही थी। बीबी जी, सामान गाड़ी में रख दिया है। ड्राइवर के कहने पर मावा ने इस बात में सर हिलाया और उसी मसरूफियत के अंदाज में गाड़ी की तरफ बढ़ी। समीना को उसकी लातड़की ने दुख दिया था। मुझसे मिलकर भी नहीं जाओगी? समीना ने तेज़ी से पूछा। मावा ने मुड़कर उन्हें देखा। नाराज़ी अपनी जगह, लेकिन पहली बार वो माँ से दूर जा रही थी। दिल खुद ब खुद गुदाज हो गया। वो वापस पलटी और समीना से लिपट गई। समीना ने बहुत शिद्दत से उससे खुद से लिपटाया था। अपनी मर्जी के मुताबिक हर फैसला करवा लेने के बाद बल आखिर समीना बेचैनी का शिकार हो गई थी। वहाँ अपना बहुत ख्याल रखना। मैं जानती हूँ तुम्हें वहाँ भेजकर मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ, लेकिन रजब की कातला को सज़ा दिलवाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बल्कि वाहिद ख्वाहिश है। समीना के लहजे में बेहद बेचारगी थी। मावा कोशिश के बावजूद भी अपने होंठों पर नमूदार होने वाली तंजिया मुस्कुराहट को रोक नहीं सकी। फिर उसने खफीफ सा झुककर माँ के माथे पर बोसा दिया। अपना ख्याल रखिएगा मम्मी। वो तरह से पलटी और गाड़ी में सवार हो गई। ड्राइवर ने गाड़ी पीछे की और तेज़ी से गेट से बाहर निकाल ले गया। समीना की नज़रें उस वक्त तक गाड़ी का ताक़ुब करती रही जब तक गाड़ी के पीछे रह जाने वाली हल्की सी धूल भी ख़त्म ना हो गई। उनके दिल की हालत हकीकतन अजीब हो रही थी। कुछ बेचैनी, कुछ इज़्तिराब, थोड़ी सी आस और बहुत सी दुआएं। जो ही वो अंदर जाने के लिए पलटी, इनिया को देखकर ठटक गई। आंटी, मावा कहाँ गई है? मेरा मतलब है मुझे उससे कुछ ज़रूरी काम था। कब तक वापस आएगी वो? इनिया ज़रा उजलत में थी। समीना इस सवाल पर कदरे गड़बड़ा गई। वापसी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मावा 12 बजे की फ़्लाइट से वापस डुबलन जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस आएगी, क्योंकि 4 रोज़ बाद तो मेरी भी फ़्लाइट है। समीना की समझ में फ़ौरी तौर पर जो बहाना आया उन्होंने कह दिया, मावा डुबलन जा रही है? इतनी अचानक? इनिया को बहुत ही हैरानी हुई थी। हैरत है, मावा ने मुझसे तो जिक्र ही नहीं किया। हाँ, बस उसका अचानक वापसी का प्रोग्राम बन गया। मेरी बेटी हर रूटीन से जल्दी उकता जाती है। समीना ने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश गैर महसूस अंदाज में करते हुए कहा, मैं तो चाह रही थी हम दोनों को एक फ़्लाइट्स की सीटें मिल जाएं, लेकिन मुझे 4 दिन बाद की सीट मिली है। अपने डैडी से कहना तो आखिर चंद रोज़ में तुम लोगों के सारे ड्यूज़ क्लियर कर देगा। समीना जल्दी जल्दी वजाहतें देती अपने पोर्शन की तरफ चली गई, यूँ जैसे पीछा छुड़वाना चाह रही हूँ। इंडिया ने उलझन भरी नज़रों से उन्हें जाते देखा था। वो उसे कुछ पूरे इसरार सी लगी थी। सुबह 12 बजे शुरू होने वाले सफ़र का इख्तिताम शाम 4:15 बजे हुआ था। धूल उड़ाते कच्चे पक्के रास्तों पर सफ़र करते हुए गाड़ी चौधरी दिलावर हुसैन की हवेली के सामने आकर रुक गई थी। और पता नहीं सफ़र ख़त्म हुआ था या शुरू हो रहा था। गाड़ी से उतरते हुए मावा ने सोचा उसके ऐन सामने हवेली का फाटक नुमा कद आदम दरवाज़ा था। पुश्त पर ढलते सूरज की रोशनी थी जो उसके अकब से निकलकर फाटक पर पड़ रही थी। फाटक की लोहे की सलाखें उस रोशनी से चांदनी की तरह चमक रही थी। फाटक के दोनों जानिब नारियल के दरख्त थे जो फाटक पर झुक आए थे। फाटक के दूसरी जानिब तवील सुर्ख पत्थरों की रविश थी। फाटक के करीबी 2 भयानक शिकारी कुत्ते मोटी जंजीरों से बंधे हुए थे, जिन्होंने अजनबियों की खुशबू पाते ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया था। अपने तमाम तर एतमाद के बावजूद मावा किसी कदर घबराहट का शिकार थी, जिसका इजहार उसके चेहरे से बिल्कुल ना होता था, मगर रही सही कसर उन कुत्तों ने पूरी कर दी थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तभी फाटक से मुत्सिल छोटा दरवाज़ा खोलकर हवेली का मुलाजिम बाहर निकला। मावा ने देखा उसने गर्म चादर के साथ कंधे पर बंदूक भी उठा रखी थी। मेरा नाम मावा रजब अली है। मैं आयरलैंड से आई हूँ। मुझे हवेली के मालिकों से मिलना है। मावा ने बेहद एतमाद के साथ मुलाजिम से कहा। वो उसे इंतज़ार करने का कहकर अंदर चला गया। इस दौरान मावा ने ड्राइवर से अपना सामान उतारने के लिए कहा। सामान उतर चुका तो उसने ड्राइवर को किराए की रकम अदा की और जाने के लिए कह दिया। इतनी देर में वो मुलाजिम भी वापस आ चुका था। मालिकों में से कोई मौजूद नहीं है। कब तक आ जाएंगे तुम्हारे मालिक? साहब लोग हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। मुलाजिम ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया। ठीक है, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। क्या मैं अंदर बैठकर इंतज़ार कर सकती हूँ? इजाज़त मिले बगैर आप अंदर नहीं बैठ सकती, मुलाजिम ने कहा। आप दोबारा आ जाइए। तुम्हें पता है आयरलैंड जाने और फिर वापस आने में कितना वक्त लगता है? मेरा क्या दिमाग ख़राब है कि पहले वापस जाऊँ फिर आऊँ? हवेली की औरतों में से तो ज़रूर कोई मौजूद होगी। उनको जाकर बताओ मावा रजब अली आई है और जन्नत बीबी से मिलना चाहती है।
मावा ने चिढ़कर कहा था। लंबी चौड़ी बहस के बाद आखिर मुलाजिम उसे अंदर ले आया था और हवेली के मरकजी बाग में पड़ी कुर्सियों पर बैठकर इंतज़ार करने का हुक्म देकर चला गया। इतनी कोफत क्या कम थी कि इसके बाद ख़वातीन मुलाजमाओं ने आकर इंक्वायरी शुरू कर दी। अब मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, अंदर जाओ और जाकर जन्नत बीबी को बताओ मावा रजब अली उनसे मिलने आई है। चौथी मरतबा जब मुलाजमा उससे कुछ पूछने आई तो मावा ने फट पड़ने वाले अंदाज में कहा था। मुलाजमा अपना समूह लेकर वापस चली गई। मावा गुस्से और उकताहट से इधर उधर टहलने लगी। थोड़ी देर गुजरी होगी, उसी मुलाजमा के हमरा एक बहुत खूबसूरत लड़की उसके पास आ गई। अस्सलाम वालेकुम, माफ़ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। मावा गोया झूमी उठी। जितनी वो खूबसूरत थी उससे ज़्यादा दिलकश आवाज़ थी और खूबसूरती बजाते खुद किसी मोजज़े से कम नहीं है। मावा ने कुछ देर पहले हल्की कोफत को झड़ते महसूस किया था, लेकिन साथ ही उसे वो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा था। शायद वो उसे पहले भी कहीं देख चुकी थी। आप मुझे नहीं पहचान सकती। मुख्तसर तारुफ यह है कि मेरा नाम मावा रजब अली है। मैं आयरलैंड से आई हूँ और जन्नत बीबी से मिलना चाहती हूँ। और दूसरी बात यह कि आप लोगों के मुलाजमीन बहुत ही नासमझ और इरिटेटिंग है। पिछले 3 घंटों से उन्होंने सवाल पूछ पूछ कर मेरा दिमाग पुलपला कर दिया है। मावा की बात पर वो लड़की हंसी, झरनों सी दिलकश हंसी थी। मुलाजमीन की इतनी ज़्यादा गलती नहीं है, उन्हें तो जो हुक्म मिलता है वहीं करते और बगैर इंक्वायरी के किसी अजनबी को हवेली में आने की इजाज़त नहीं है। एक बार जन्नत बीवी से मुलाकात हो जाए सबको पता चल जाएगा मैं इस हवेली के लिए कितनी अजनबी और गैर हूँ। मावा ने एतमाद के साथ जवाब दिया। लड़की की आंखों में उलझन सिमट आई। मैं कुछ समझी नहीं, क्योंकि मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रही। मावा का दिमाग भग से उड़ गया। वो लड़की जो खुद को जन्नत बीबी बता रही थी मुश्किल 18 या 19 साल की रही होगी। वो जिस जन्नत बीबी की तलाश में उस हवेली तक आई थी यकीनन ये वो नहीं थी, और अगर ये वो नहीं थी तो फिर खुद को जन्नत बीबी क्यों कह रही थी। कोई गड़बड़ थी, क्योंकि मावा के जहन में कौंधा सा लपका था। उसे याद आ गया था उस लड़की का चेहरा उसे जाना पहचाना क्यों लगा था। ये लड़की सुल्ताना आंटी के कॉलेज में पढ़ती थी और जब मावा उनसे मिलने आई थी तो उसने उस लड़की को देखा था, लेकिन उसका नाम जन्नत नहीं तन्वा था। वो तन्वा थी या जन्नत, मावा समझ नहीं पा रही थी और उलझन भरी नज़रों से उसे देख रही थी। यही हाल तन्वा का था। मावा मुरहवतन नहीं हकीकतन उस लड़की को देख रही थी जिसके चेहरे पर खूबसूरती के साथ नाउम्री की मलाहत और दिलकशी इतनी थी कि यह सोचना भी मुहाल था कि वो किसी दौर में उसकी माँ पर जुल्म सितम ढाती रही होगी। फिर उसने बेसाख्ता सर झटक कर इस ख्याल से पीछा छुड़ाया। ये तो इंतहाई अहमकाना ख्याल था कि ये कम उम्र लड़की उसकी माँ की सास हो सकती है। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। उसने शाइस्तगी से तमहीद बांधी। मैं जन्नत बीबी से मिलना है जो इस हवेली के मालकिन और दिलावर हुसैन भट्टी की बेवा हैं। ओह, तन्वा बेसाख्ता मुस्कुराई। आपको बीजान से मिलना, और मैं समझी आप मुझसे मिलने आई हैं। बीजान? मावा ने चौंक कर बगौर उसका चेहरा देखा। अगर ये लड़की अपनी माँ का परतू थी तो फिजान मामा ने गलत दिल नहीं आ रहा था। मावा ने बेख्तियार सोचा था। जी हाँ, जन्नत बीबी मेरी नानी है, लेकिन हवेली में चूँकि कोई उन्हें नाम से मुखातिब नहीं करता इसलिए मुलाजमाओं ने यही समझा कि आप मुझे मेरे मुतल्लिक पूछ रही हैं। बाय द वे, क्या मैं आपका तारुफ हासिल कर सकती हूँ? तन्वा ने पूरे इश्तियार लहजे में पूछा। हाँ, क्यों नहीं, अपना तारुफ करवाने ही मैं आई हूँ, मावा ने मुस्कुरा कर कहा था, लेकिन उसके लहजे में ऐसा कुछ था जिसे तंज का नाम दिया जा सके। मैं मावा रजब अली हूँ और आयरलैंड से आई हूँ। मुख्तसर तारुफ तो यही है। अगर आपकी नानी जान से मुलाकात हो जाए तो बाकी तफसीली तारुफ वही करवा देंगी। और सच बात है, मुझे इस बात की खुशी भी ज़्यादा होगी कि वही मुझे हवेली में मुतारिफ़ करवाएं, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपकी मुलाकात उनसे नहीं हो सकेगी। तन्वा ने शाइस्तगी से कहा। भी जान मेडिकल चेकअप के लिए इंग्लैंड गई हुई है। 1 या 2 हफ्तों के बाद उनकी वापसी मतवक्को है। ओह, मावा को बेसाख्ता खुशी हुई। जन्नत बीबी की हवेली में गैर मौजूदगी एक ऐसा प्लस पॉइंट था जिसे वो बड़ी सहूलत से अपने हक में इस्तेमाल कर सकती थी। हवेली में कोई बड़ा मौजूद होगा, मेरा मतलब है जन्नत बीबी का कोई बेटा या बेटी। मुस्तकीम मामू मौजूद तो हैं, लेकिन वो भी इस वक्त ज़मीनों की तरफ निकले हुए हैं। अगर आप इंतज़ार कर सके तो। ज़रूर, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ, मावा ने तेज़ी से कहा था। ठीक है, मैं आपके लिए गेस्ट रूम खुलवा देती हूँ, तन्वा ने कहा। फिर मुलाजमा से मुखातिब हुई। कलसूम, पीछे वाला गेस्ट रूम खुलवा दो और बीबी का सामान वहाँ रख दो। आप खाना खाएंगी या चाय पीना पसंद करेंगी? उसने मावा से पूछा था। कॉफ़ी के साथ कुछ स्टेक्स मिल जाएं तो क्या ही अच्छी बात हो।
मावा आदत से मजबूर थी, फ़ौरन बेतकल्फ़ी से बोली। तन्मा मुस्कुरा दी। ठीक है, आप गेस्ट रूम में आराम कीजिए, मैं कॉफ़ी और स्नैक्स भिजवा देती हूँ, तब तक मामू जान भी आ जाएंगे। मावा इस बात में सर हिलाकर मुलाजमा के पीछे चल दी थी। मावा ने बानज़र गायर कमरे का जायज़ा लिया। अच्छा था वैसा ही जैसा इतनी बड़ी और पुरशकवा हवेली का गेस्ट रूम हो सकता है, शहाना और आरामदेह। उसने सर हिलाकर पसंदीदगी का इजहार किया। मुलाजमा उसका सामान रख कर जा चुकी थी। मावा ने पहले खिड़कियों के पर्दे हटाए, फिर बेड पर निम दराज होकर आगे का लाया अमल तरतीब देने लगी। लेकिन कुछ भी तरतीब देना या तय करना कबल इस वक्त होता, क्योंकि जब तक हवेली की मकीनों से उसकी मुलाकात ना हो जाती किसी भी नतीजे पर पहुंचना अज़द मुश्किल था। लेकिन ये चंद रोज़ जब तक जन्नत बीबी वापस ना आ जाती उस हवेली की बुनियादों में झांकने में बेहद महावन साबित हो सकते थे। माँ उसे मम्मी से बात करने का ख्याल आया। अभी उसने बैग से सेल फोन निकाला ही था कि दरवाजे पर दस्तक देकर मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। बड़ी जल्दी आ गई भाई तुम तो, मावा ने सेलफोन साइड पर रखते हुए खुशदिली से कहा। कुलसुम ने ट्रॉली बेड के करीब रख दी। बीबी आप क्या लेंगी? मावा ने ट्रॉली पर तफसीली नज़र डाली, फिर उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे जो चाहिए होगा मैं ले लूँगी, तुम जाओ। मुलाजमा अदब से सर हिलाकर पलटी, फिर जाते जाते रुकी। बीबी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये घंटी बजा दीजिएगा। अच्छा सुनो, मावा ने कुछ ख्याल आने पर उसे पुकारा। ये मुस्तकीम भाई साहब ज़मीनों पर जाते हैं तो कब तक वापस आ जाते हैं? मेरा मतलब है अंदाज़न कितने घंटे लगते हैं? क्या कह सकती हूँ बेबी, मालिक लोग हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते अपनी मर्ज़ी से वापस आते हैं, कुलसुम ने जवाब दिया। अच्छा इस वक्त मालिकों में से हवेली में कौन कौन मौजूद है? मेरा मतलब है मुस्तकीम भाई साहब के भाई वगैरह। बीबी बड़ी बेगमें तो आज शहर गई हुई हैं, छोटी बीबियों में तनवा बीबी और हरम बीबी बाजी मौजूद है, और मुस्तकीम साहब की बीवी जी वो तो हवेली में नहीं रहती। अच्छा लेकिन क्यों? हम मुलाजिम लोग हैं बीबी, जितना मालूम था उतना बता दिया, इससे ज़्यादा बोलने की ना हमें इजाज़त है ना कोई ख़बर। अच्छा ठीक है तुम जाओ। मावा को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हो गया था। कम से कम किसी मुलाजमा को उसे शक में मुब्तला नहीं करना चाहिए, और इस तरह कुरेद कुरेद कर सवालात पूछना ज़रूर उसे शक में डाल सकता था। लेकिन जैसे मुस्तकीम साहब तशरीफ़ लाएँ उन्हें मेरी आमद की इत्तला ज़रूर दे देना, वो ताकीद करती ट्रॉली की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। 1 2 3 4 पूरे 4 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन मुस्तकीम भट्टी का कुछ पता न था। अब तो मावा भी यूँ हाथ पर हाथ धरे बुरी तरह थक चुकी थी। उसे कई बार ख्याल आया कि उसे गेस्ट रूम से निकलकर ज़रा हवेली में घूम फिर लेना चाहिए। यहाँ किसी मस्बत पजीर आए कि तो उसे हरगिज़ तवक्को न थी। तो क्या फ़र्क पड़ता अगर वो हवेली वालों की इजाज़त के बगैर यहाँ ज़रा तांग झांग कर लेती? यूँ भी उसे कहीं सोचे दरपेश थी, मसलन जन्नत बीबी से पहले उसके बेटे मावा को देखकर किस तरह का रद्द अमल का इजहार करेंगे। क्या उसे धक्के मारकर हवेली से निकाल दिया जाएगा या कुछ रोज़ रहने की इजाज़त दे दी जाएगी? अभी वो यही सब कुछ सोच रही थी कि समीना के कॉल आ गए। कम से कम अपनी खैरियत का एक SMS ही कर देती मावा, समीना ने फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनते बेचैनी से कहा था। मावा बेसाख्ता ज़ोर से हंस दी। आपका भी जवाब नहीं है मम्मी, खुद ही उठाकर यहाँ भेज दिया। आपको अच्छी तरह मालूम है मेरे साथ किसी भी किस्म का सलूक हो सकता है, और अब फ़िक्रमंद भी हो रही हैं। माओ के दिल ऐसे ही होते हैं, जब तक औलाद की खैरियत न जान लें पुरसुकून नहीं होते, समीना ने मतानत से कहा। मावा तल्खी से मुस्कुरा दी। नहीं मम्मी, माओ के दिल ऐसे नहीं होते, उसने दिल में सोचा और सर झटक कर उन्हें ताज़ा तरीन रिपोर्ट से आगाह करने लगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि समीना बीबी हवेली में मौजूद नहीं है। उसकी गैर मौजूदगी में तुम्हें हवेली वालों से घुलने मिलने का मौका मिल जाएगा। पूरी बात सुनने के बाद समीना ने कहा था, हवेली वालों से घुलने मिलने का मौका तब मिलेगा जब मुझे यहाँ रहने दिया जाएगा, और मेरी छठी हिस्स कह रही है मम्मी कि मुझे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दिया जाएगा। समीना लहजा भर के लिए चुप सी हो गई। तुम्हें हर कीमत पर हवेली में क़याम करना है मावा, अच्छी उम्मीद रखो, नतीजा भी अच्छा ही मिलेगा। और मेरी बात मानो, गेस्ट रूम से निकलकर ज़रा बाकी हवेली का जायज़ा लो, तुम्हारे हाथ कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर लगेगा। समीना ने उसे ताकीद की थी। ये तो कोई वीडियो गेम हो गई कि पूरी हवेली का राउंड लगाकर सुराग इकट्ठे करूं। मावा ने फ़ोन बंद करते हुए बाआवाज़ बुलंद सोचा था। इनिया भी सोकर उठी थी कि उसके फ़ोन की बेल बजने लगी। मोबाइल उठाकर देखा, वलीद का नाम जगमगा रहा था। क्या तकलीफ़ है तुम्हें? इनिया ने उसे चिढ़ाया। एक ही घर में रहते हुए खुद आकर बात नहीं कर सकते जो फ़ोन कर रहे हो? एक ही घर से क्या मुराद है? मैं मोइज़ के घर बैठा हुआ हूँ, वली ने कहा। मोइज़ के घर क्या कर रहे हो? इनिया ने अचंभे से पूछा। यार घर में बैठा बोर हो रहा था, सोचा मोइज़ के घर आकर ज़रा कंबाइंड स्टडी ही कर लूँ। अच्छा फ़ोन क्यों किया है? मैं अपनी USB घर भूल आया हूँ, तुम ज़रा मेरे कमरे में जाओ, राइट साइड वाली अलमारी के सेकंड शेल्फ पर पड़ी होगी। मैं मोइज़ के ड्राइवर को भेज रहा हूँ, तुम USB उसे दे देना।
अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, मोइज़ के ड्राइवर के हाथ एक जिंगर बर्गर भी भिजवा दो। मैं जिंगर वसूल करके यूएसबी दूंगी। मैं अपने कमरे से निकलकर तुम्हारे कमरे में जाऊंगी, फिर वहाँ यूएसबी जैसी छोटी सी चीज़ तलाश करूंगी। अच्छा खासा टाइम लगेगा और मेरी एनर्जी वेस्ट होगी। जिंगर खाकर कुछ तो हिसाब किताब बराबर करूँ, इनिया ने मज़े से कहा था। एक तो तुम इतनी बदसूरत हो कि किसी एंगल से मुझ जैसे हैंडसम लड़के की इकलौती बहन नहीं लगती, फिर जितनी बदसूरत हो उससे कहीं ज़्यादा भूखी नदी दी हो कि हर वक्त खाने पीने के ख्वाब देखती रहती हो। मैं सोचता हूँ अन्नू, तुम इसी तरह ठूस ठूस कर खाती रही तो एक दिन फट जाओगी। वलीन ने फ़ौरन तस्वीर का मनफी रुख उसे दिखाया। वो चिढ़ने लगी, बजाय मज़े से बोली, इस बात की तुम फिक्र ना करो, बस जिंगर भेजो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी कीमती यूएसबी तुम्हारी अलमारी से ऐसी गायब हो के दोबारा मिले ही नहीं। अंदाज साफ धमकाने वाला था। वली ने चिढ़ने के बावजूद पसपाई इख्तियार कर ली। मरो तुम, भेजता हूँ जिंगर, अल्लाह करे हजम ही ना हो। इनिया ने हंसते हुए फ़ोन बंद किया और उठकर उसके कमरे में आ गई कि वली और वलीद का कमरा मुश्तरका था, लेकिन अलमारियाँ उन दोनों के झगड़ों की वजह से मम्मी ने अलग अलग कर दी थी। इनिया ने पहले म्यूज़िक सिस्टम ऑन किया, फिर वलीद की अलमारी खोलकर यूएसबी तलाश करने लगी। यूएसबी तलाश करने में उसे ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। वो पहले कैबिनेट में बिल्कुल सामने ही पड़ी थी। इन्हें अपनी झोंक में जो ही यूएसबी में भी उठाकर पलटने लगी। बेध्यानी में उसका हाथ लगने से करीब रखा पैकेट गिर गया। इनिया ने कदरे झुंझलाकर पैकेट उठाना चाहा तो पैकेट के खुले मुंह से एक छोटा सा बॉक्स नीचे गिरा। इनिया की आंखों में उलझन सिमट आई थी। उसने बॉक्स उठाकर खोला। आंखों में फैली उलझन बढ़ गई थी क्योंकि उसके अंदर चंद सिगरेट और एक स्टाइलिश सा लाइटर पड़ा हुआ था। अगले 1 घंटा मज़ीद इंतज़ार करने के बाद मावा गेस्ट रूम से बाहर आ गई। एतमाद उसके अंदर बहुत था, मगर वो थोड़ी सी झिझक महसूस कर रही थी। फिर भी वो इत्मीनान और बेतकल्फ़ी से चहलकदमी करती इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। हवेली क्या थी, पूरा महल ही था। खूबसूरत ऊंची ऊंची छतें, मुनकश दरीचे और शतीर सजी हुई दीवारें। मावा जिस माहौल की परवरदा थी वहाँ ऐसे आलीशान घर देखने को नहीं मिलते। वो यहाँ की इमारत देखकर अच्छी खासी मुतासिर हो रही थी, मरूब नहीं। लेकिन एक बात जो उसने महसूस की वो ये थी कि यहाँ अजीब तरह की वीरानी महसूस होती थी, क्योंकि मुलाजिम भी चलते फिरते काम करते दिखाई दे रहे थे, मगर फिर भी ऐसा लगता जैसे दरो दीवार से अजीब सी मर्दनी लिपटी हुई हो। मावा मज़े से आज़ादाना यहाँ वहाँ घूमती रही। यकायक उसे अजीब सा एहसास हुआ, और वो ये कि इस राहदारी से गालबन वो तीसरी मरतबा गुजर रही थी। ये ख्याल आते ही बेख्तियार उसने अपना सर पीट लिया। इतनी बड़ी हवेली थी और वो हवेली की भूल भलैयों में यकीनन गुम हो चुकी थी। उसने दोबारा उसी रास्ते पर चलना शुरू किया, मगर मज़ीद 3 चक्कर लगा लेने के बावजूद उसे गेस्ट रूम तक रसाई हासिल न हो सकी। थक हार कर वो राहदारी से मुंसलिक बरामदे की सीढ़ियाँ उतरकर खुले सहन में आ गई। सहन पर झुके हुए आसमान की नीलाहटों में शाम की स्याहियाँ घुलना शुरू हो चुकी थी। हवेली का ये सब बाकी हिस्से से कदरे अलग थलग था। सुर्ख ईंटों का फर्श था, बिल्कुल दरमियान में पुख्ता ईंटों का कुआं था, और सहन के दाएं तरफ गुलाई के रुख पर कुछ कमरे बने हुए थे। कमरों के दरवाजे पुरानी वज़ा के और छोटे थे। कुएं से कुछ फासले पर एक दरख्त था और दरख्त से चंद कदम दूर हाथ वाला नलका था, जिसके पास चंद बर्तन पड़े हुए थे। कमरे गो के सहन के रुख पर थे, मगर उनके दरवाज़ों को देखकर अजीब सी वीरानी का एहसास उभरता था। मावा किसी अजीब से एहसास के साथ उन बंद दरवाज़ों को देखती कुएं तक आ गई और कुएं के मुंडेर पर हथेलियाँ जमाकर कुएं के अंदर झांका। कुएं का दहाना गरचे खुला हुआ था, लेकिन रोशनी की लकीरें चंद फुट नीचे जाकर तारीकी में मदगम हो जाती थी। अभी इस तारीकी में डूबे मंजर ने मावा के दिल पर हैबत फैलाना शुरू की थी कि माँ किसी चीज़ के ज़ोर से गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मावा अपनी झोंक में थी। इस गैर मुतवक्को धमाके पर बुरी तरह घबराकर सीधी हुई। साथ ही उसने गर्दन मोड़कर उन कमरों की तरफ देखा, क्योंकि आवाज़ उसी तरफ से आई थी, और ये देखकर उसकी हैरानी की इंतहा न रही कि एक कमरे के सामने बेहद मामूली लिबास में मलबूस एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा बुरी तरह आवाज़ भागता दिखाई देता है। उसके हाथों से बर्तनों की ट्रे छूटकर गिर चुकी थी। ये शोर उन्हीं बर्तनों के गिरने से उभरा था। मावा को अपनी तरफ देखता पाकर उसने पलटकर झटपट दरवाज़ा बंद करके ताला लगाया और चाबी गिरेबान में अड़स ली। फिर सरह से झुककर बर्तन उठाकर ट्रे में रखे और तेज़ तेज़ कदम उठाती उसके पास आ गई। आप कौन है जी? उसने घबराते हुए लहजे में पूछा। कमाल है भाई, इतनी ज़ोर से बर्तन गिराकर डरा तुमने मुझे दिया है, और हवाइयाँ भी तुम्हारे अपने चेहरे पर उड़ रही हैं। मावा ने अपने मखसूस अंदाज में लिताड़ा था। वो बेचारी पहले ही घबराई हुई थी, इस अंदाज और लहजे पर मज़ीद घबरा गई। माफ़ कर दे बेबी, वो मैं आपको देखकर डर गई थी, उसने घबराहट ज़्यादा लहजे में कहा था। क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? मावा ने सदमे से चूर लहजे में पूछा। नहीं बीबी, वो तो मैं जी। वो बेचारी बुरी तरह बौखला गई। मावा हंसती।
ठीक है भाई, इसमें इतना घबराने की तो कोई बात नहीं है। मैं समझ गई तुम अचानक मुझे सामने देखकर डर गई थी। वो ज़ोर ज़ोर से इस बात में सर हिलाने लगी। यही बहुत था कि ये शक्ल और हुलिये से मालकों की मेहमान दिखाई देने वाली बीबी उसकी बात समझ गई थी। अच्छा सुनो, मैं गेस्ट रूम में ठहरी हुई हूँ। ऐसे ही बाहर निकली थी तो रास्ता भूलकर इस तरफ आ गई, तो मुझे गेस्ट रूम तक पहुँचा दो। अच्छा, वो सर पर हाथ मारकर खुश हुई। मैं भी कहूँ, आप इस तरफ किस तरह आ गई? इस तरफ को किसी को आने की इजाज़त नहीं है, रास्ता भूल कर आई होंगी। क्यों भाई, ये क्या इलाका घर है जो यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं है? मावा ने ताज्जुब से इधर उधर देखा। और अगर इधर आने की इजाज़त नहीं है तो तुम यहाँ कैसे आ गई? वो जी मैं तो वह सरेनो सटपटाई, फिर संभल कर बोली, मैं आपको गेस्ट रूम तक पहुँचा देती हूँ। मावा साफ लग रहा था कि वो मावा के सवाल को टाल रही है। मावा ने इस बात में सर हिलाते हुए गहरी नज़र उस लड़की पर और दूसरी बंद दरवाज़ों पर डाली, जिन पर फैली पुरस्रारियत उसे अभाम में मुब्तला कर रही थी। 3-4 मुख्तसर और तवील राहदारियाँ पूर करने के बाद उस लड़की ने मावा को गेस्ट रूम के दरवाजे तक पहुंचा दिया। मावा ने पलटकर उसका नाम दरियाफ्त करना चाहा तो वो गधे के सर से सींगों की तरह आन की आन ही में गायब हो चुकी थी। अजीब लड़की है, मावा ने ताज्जुब से सोचा था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।